नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आक्रमण। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल इस समय 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजराइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान खुद को मजबूत कर रहा है। और आज 7 अक्टूबर है और हमास ने जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया था उसकी बरसी भी है। इसको लेकर भी इजराइल आक्रामक है। और इन सब के बीच एक रिपोर्ट आई जिसमें यह दावा किया है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। न्यूक्लियर टेस्ट की आशंकाएं इसलिए भी है क्योंकि ईरान और इजराइल में रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन दोनों जगह आए भूकंप की टाइमिंग थोड़ा आगे पीछे है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई जमीन के नीचे है। ईरान न्यूक्लियर साइट के पास था। ऐसे में रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अगर ऐसा है तो फिर दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराएगा, क्योंकि यह न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो ये इस समय हुआ जब ईरान और इजराइल में टेंशन सबसे ज्यादा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। उसने हाल ही में इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी और जिसके बाद इजराइल ने इसका जवाब देने की कसम खाई है और जिस पर ईरान ने भी इजराइल को कई गुना यानी 1000 गुना और खतरनाक हमले करने की धमकी दी है। तो इन धमकी के बीच ये भूकंप आना, जिसके बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये भूकंप बेवजह नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे ईरान ने जो परमाणु परीक्षण किया है उस वजह से ये भूकंप आया है। और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस, उनके पास चलेंगे और साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, कर्नल रिटायर्ड सतपाल राघव जी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से 7 अक्टूबर आज है, 7 अक्टूबर को आपको याद होगा जब हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था और फिर इजराइल के कई लोग मारे गए थे। इजराइल के तमाम नागरिकों को हमास ने बंधक बना लिया था। वहां से युद्ध की शुरुआत होती है। इजराइल ने कसम खाई कि हम हमास को खत्म कर देंगे। हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला, गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया और जिसको लेकर हूती और हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर आक्रमण किए, हूती विद्रोहियों ने भी आक्रमण किया और कहीं न कहीं इन सब के पीछे इजराइल का हाथ था। अभी ईरान की तरफ से हमला किया गया और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं जुड़ गए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आवाज मिल रही है आपको? जी जी सर, अब आज 7 अक्टूबर है और इजराइल पर जो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। जी हेलो। जी अब आ रही है आपकी आवाज। जी सर, सवाल यह है कि 7 अक्टूबर आज है और आज 1 साल पूरे हो गए इजराइल पर हमले के, और इन सब के बीच जो खबर आई भूकंप वाली, ईरान में और इजराइल में लेबनान में जो भूकंप के झटके महसूस किए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दरअसल ये भूकंप यूं ही नहीं आए, ईरान ने इसी जंग की आड़ में अपना परमाणु परीक्षण कर दिया है। ये चर्चाएं चल रही हैं। जी, ऐसी खबरें तो उठी हैं और उठेंगी भी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बिना धुएं के आग नहीं होती एंड बिना आग के धुआं नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो हो सकता है ये रूल आउट करना कि भाई नहीं ये बकवास है, नहीं ये ऐसा हुआ है, अभी कोई सबूत है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। और क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति है जी, और इजराइल काफी टाइम से धमकी दे रहा था कि उनको न्यूक्लियर पावर प्लांट के पे ही हमला करेगा। मेरा ऐसा मानना था कि इजराइल उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला नहीं करेगा, उनके करीब में करेगा, उनको प्रेशर में रखेगा कि हम हमला अब कर सकते हैं, तब कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये बात भी, जो भूकंप के झटके हमको वहां पे ईरान के करीब में मिले, हो सकता है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय है नहीं, इसमें मुमकिन है। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है इसका कुछ, तो अभी कुछ इसके बारे में कह नहीं सकते। ठीक है सर, आपके पास आएंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल सतपाल राघव सर जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सतपाल राघव सर, आवाज मिल रही मेरी? जी, चलेंगे उनके पास और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो भूकंप है इसके पहले ईरान का परमाणु परीक्षण है। और अली शाह सर, आपके पास आएंगे। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना जो परमाणु जो
कार्यक्रम में बहुत पहले से चला रखा था। 2015 में जब उसके ऊपर प्रतिबंध लगा था, उस वक्त कुछ देर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब इस वक्त जो है, क्या वो मौका मुफीद था जब दुनिया में जंग चल रही है और इस बीच वो परमाणु परीक्षण कर सकता है? जी बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, ईरान के ऊपर बहुत से सैंक्शंस भी लगा रखे हैं अमेरिका ने, और प्रतिबंध है इनके ऊपर। हम्म। तो बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि अब इनको मालूम है कि अभी नथिंग टू लूज, अभी ये जंग के अंदर हैं, अभी ये कूद पड़े हैं जंग के अंदर। और अभी क्योंकि वो भी और जंग पे कूदे हैं इसराइल के साथ, और हाँ इसराइल की अलाय है अमेरिका। अमेरिका ने इनको खुल के साथ दिया है। जी तो हो सकता है कि ईरान इस टाइम पे ये, मगर कोई सबूत है नहीं, इसलिए हम इसके ऊपर बस स्पेकुलेट कर सकते हैं कि हो सकता है ऐसा भी हो जी। सकता है वैसा भी हो, उस हम्म। तरीके से। तो बिल्कुल ये 100% मुमकिन है, इसको जी रूल आउट नहीं किया जा सकता। ठीक है। शाह सर आपके पास आएंगे और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल संतपाल राघव सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी खबर आई कि भूकंप के झटके महसूस किए गए इजराइल और लेबनान, ईरान में, और कहा जा रहा है कि ये झटका यूं ही नहीं, इसके पीछे एक तर्क दिया जा रहा है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि वहां ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। अगर ये बात सच है तो क्या लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकता है? जी देखिए, अमेरिका का जो स्टैंड था, हम्म। वो अमेरिका का जो एम था, वो था कि ईरान जो है न्यूक्लियर अपना टेस्ट नहीं करे और एक परमाणु शक्ति नहीं बने। जी। ये अमेरिका का सबसे बड़ा एम था, एम है अभी। और इसकी जो हेल्प जो है, वो जो इजराइल के साथ खड़ा है, ये उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम है, जो उसका राष्ट्रीय हित है अमेरिका का। जी। आप अगर देखें, इजराइल के साथ जो उन्होंने रखा है, ये एक लिमिटेशन भी रखी है, और उन्होंने कहा है कि आप अटैक नहीं करेंगे उनके न्यूक्लियर साइट्स वगैरह पे। ओपनली कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो इसको नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उनका मेन एम था, और शायद अगर उन्होंने इस उसमें कर दिया तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है। हाँ। नंबर वन, अमेरिका की ये इंटेलिजेंस फेलियर है कि अगर उसको टाइम से इनको नहीं डिटेक्ट किया। जैसे इंडिया के साथ था कि उनका जब इंडिया ने अपना परमाणु किया तो वहां के जो चीफ थे उनको रिजाइन करना पड़ा, और उनको अमेरिकन खुफिया एजेंसी को जो उनके जो था उनके ऊपर भी बड़ा स्ट्रिक्चर पास किया कि दे कुड नॉट, मतलब उसको चेक नहीं कर पाए और हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं दे पाए। जी अच्छा, अली शाह सर आपके पास आएंगे। कहा जाता है कि ईरान ने 2003 से ही परमाणु कार्यक्रम पे काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद इजराइल और अमेरिका के तमाम ऐसे खुफिया एजेंसियों के चलते वो इस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। खबर ये भी थी कि उसने तैयार कर रखा, सिर्फ परीक्षण होना बाकी था। क्या जिस तरीके से अभी राघव सर कह रहे हैं कि ये फेल्योर है एजेंसियों का, चाहे अमेरिकी हो या फिर हम मोसाद की बात कर रहे हैं लोगों की? नहीं, कर्नल साहब की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी हाँ, उन्होंने सही फरमाया है बिल्कुल। और देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने सन 2003 से अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, ये बात एक्चुअली बड़ी कॉमन है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर शक्ति है आपके पास, तो आप उसको रेडी रखोगे, कम से कम इस्तेमाल करो या ना करो। वैसे मुझे लगता नहीं कि ईरान न्यूक्लियर शक्ति को खोलेगा और ये न्यूक्लियर वॉर तक छिड़ जाएगी ना। क्यों? अगर वो करता है ऐसा, तो जाहिर सी बात है इसमें इसके रेडिएशन, इसमें नुकसान उनका भी होगा इसके अंदर। बल्कि न्यूक्लियर तो छोड़िए, अभी 2-1 महीने पहले इनके जो सुप्रीमो आयतुल्लाह खोमेनी ने बोला था कि वो इजराइल पे हमला करेंगे, तब उनके न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट पेशकिन साहब ने खूब मना किया, बहुत समझाने की कोशिश करी कि नहीं, हमला अगर करेंगे तो नुकसान इनका भी होएगा। इस तरीके से वो केवल एक नॉर्मल हमले की बात है। फिर इन्होंने बल्कि 1 अप्रैल को जब सीरिया में एक कंसुलेट के ऊपर, ईरानी कंसुलेट के ऊपर एक हमला हुआ था, जहाँ पे ईरान के IRGC के गार्ड्स भी मारे गए थे, तो ईरान ने एक हमला किया था इजराइल के ऊपर, और तब 110 रॉकेट मारे थे, और 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइल, और ये सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में, यहाँ पे कि कुछ नुकसान ना हो, सिंबॉलिक हमला किया, एक अटैक करके छोड़ दिया था। ये हमला किया था इन्होंने। अब जाके इजराइल ने, ईरान ने बहुत हमला किया है। माफ कीजिएगा, ये कॉल बज रही है, मगर ये क्योंकि वक्त ऐसा है ना कि तो सारे चैनल एक साथ कॉल करते हैं, नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो
बात ऐसी है कि इस टाइम पे मुझे लगता नहीं कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति को खोलेगा, या कहीं पे भी कोई भी परमाणु युद्ध में तो मुझे लग रहा है कि नई तब्दील होगी ये जंग। ठीक है, राघव सर आपके पास आएंगे। 7 अक्टूबर को हमला हुआ था इसराइल के ऊपर। इसके बाद इसराइल ने कसम खाई कि हमास को बर्बाद कर देंगे। फिर पीछे हमने देखा कि हिजबुल्ला और हूती ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान खुल के सामने आया, तो ईरान के खुल के सामने आने की वजह क्या थी? उसने इसराइल के ऊपर अभी कुछ दिन पहले हमला किया कई मिसाइलों से, लेकिन इसराइल अभी चुप्पी साधे हुए है ईरान के ऊपर। वो भाई धमकी दे रहा है कि गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्या ये चुप्पी है, क्या ये शांति किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा तो नहीं करती है? जी देखिए, जो इसके अगर हम पृष्ठभूमि पे जाएं, ईरान और इसराइल के बीच में जो डिफरेंसेस जो पैदा हुए थे, हम्म, वो एक डायरेक्ट इसराइल और ईरान का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2, उन्होंने हिजबुल्ला को जो है वेपनरी, वित्तीय सहायता और मॉरल सपोर्ट ये हमेशा से दिया। एक किस्म से प्रॉक्सी वॉर था। और हमास को भी दिया उन्होंने, हमास को भी दिया। जब उनके जो नसरुल्लाह और जो उनके लीडर थे, जो हमास के लीडर थे, उनका जो खत्म होने के बाद वहां ईरान को एक सामने आना पड़ा और उनका बदला लेने के लिए एक ओपन वॉर जो उन्होंने किया है जी। वो करना पड़ा। उनकी एक मजबूरी थी। वहां के जो रेडिकल ग्रुप थे, जो कट्टरवाद थे, उन्होंने कहा कि इसका बदला लेना है और इनका सबक सिखाना है इजराइल को। नंबर 2, जो उनके सॉफ्ट जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने उसको विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी, अगर हम डायरेक्ट वॉर पे जाते हैं तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी और हमारा जो प्रोग्रेस का रूट है, जो हमारा प्रगति का रूट है, जो वो हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन ये जो उनको रेडिकल ग्रुप्स में जो आना पड़ा, अभी आप देखें खुमैनी साहब जो शुक्रवार को एक हाथ में गन और जो है वहां पे जो नमाज अदा कर रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, तो ये एक इजराइल के ऊपर जो है उनके लीडर्स का जो है नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के जो 30 वर्ष से उनको जो लीडरशिप दे रहे थे और बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर थे हिजबुल्लाह के लिए और जो बड़ी मजबूती से दे रहे थे, तो उनका जो मारा जाना के बदले के लिए उन्होंने जो अटैक किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि आज जो 7 अक्टूबर को एक साल जो पहले हुआ था, वो भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के बाद ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसमें उनके 1200 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे और 100 बंधक हैं जो आज भी बंधक हैं। 1 वर्ष के बाद भी हम उनको रिहा नहीं करवा पाए। नंबर 1। नंबर 2, वहां जो पीएम है जो बेंजामिन नेतन्याहू साहब हैं, उनके घर पे भी लोगों ने प्रदर्शन किए कि इनको बंधकों को रिहा करा जाए। और आज आप देख कि प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम में जो इजराइल के सपूत जो मारे गए उन्होंने, वो आज आयोजन कर रहे हैं। मतलब जो है आज क्योंकि वॉर की स्थिति है तो ओपन नहीं कर रहे, उन्होंने प्री रिकॉर्डेड में कई जगह उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। जो दिवंगत इजराइल के जो है जो लड़ते हुए मारे गए और जो वैसे मारे गए, उनको बड़ी श्रद्धांजलि दी है। जी ठीक है। मोहम्मद अली सर आपके पास आएंगे। अभी हमास को लेकर जंग शुरू हुई थी और उस वक्त कहा गया था कि हमास को खत्म करना है। हालांकि अभी भी जो तमाम बंधक हैं अभी भी उनको छुड़ा नहीं पाए, बहुत सारे बंधकों की मौत हो गई। लेकिन हिजबुल्ला और हूती ने जो हमले किए, अभी जब ईरान ने हमला किया, डायरेक्ट ईरान पर हमला नहीं किया गया। अभी भी इजराइल लेबनान में, बेरूत में ही हमले कर रहे हैं। यानी उसकी अभी भी पहली कोशिश है कि जैसे हमास की कमर तोड़ी गई वैसे हिजबुल्ला को बर्बाद किया जाए, हूती को बर्बाद किया जाए, ईरान को बाद में देख लेंगे। क्या इसी रणनीति पर अभी काम कर रहा है इजराइल? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मैं ज्यादा इतिहास में नहीं ले आऊंगा। 1967 में जब 6 दिन का युद्ध हुआ था, वो सब छोड़िए। मैं आपको ले आता हूँ एक ऐसे यहाँ से दौर से जहां से लोग जो हमको सुनने वाले हैं वो रिलेट कर पाए। तो 2020 के बाद, यानी कि तकरीबन पैंडेमिक के दौरान, तब इजराइल के रिश्ते जो अरब राष्ट्रों से हैं वो धीरे धीरे किसी तरीके से इस गति में थे कि नॉर्मलाइज होने के गति में थे, कि चीजें वापस नॉर्मलाइज हो रही थी। उनके ताल्लुकात भी अरब राष्ट्रों के साथ अच्छे हो रहे थे, ठीक हो रहे थे। एक जमाने में तो अरब और यहूदी एक खास दुश्मन थे और वो नॉर्मलाइज हो रही थी। उसके बाद फिर
7 अक्टूबर, जैसे आज 7 अक्टूबर हो गया, हमने जब सुना कि हमास ने हमला किया, उससे एक साल पहले तकरीबन रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद में जेरूसलम में जी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अल अक्सा मस्जिद में बदसलूकी करी थी। हम्म। तो लोगों को गुस्सा था, जो कि अनजस्टिफाइड मैं कहूंगा। और अगर आप हमास जो इस मस्जिद का नाम लगा के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड करके, स्टॉर्म करके एक ऑपरेशन लॉन्च करे, उसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। क्योंकि आप मस्जिद का नाम, इतनी पायस जगह का नाम, आप मासूम निहत्तों को, जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है इजराइल के अंदर, उसमें जी। पैराशूट के जरिए आकर उनको अटैक करना, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक तो गुनाह किया, पहली बात तो। और ये वैशी दरिंदे वाली हरकत करी। और भलाई कोई इनको उग्रवादी माने या नहीं माने, जो ये एक बात तो तय है, जो 7 अक्टूबर को जो घटना करी हमास ने, वो उग्रवादी आतंकवादी घटना थी। अगर कोई पेशे से चोर नहीं है, उसने चोरी कर ली कहीं पे, तो वो चोर कहलाएगा, सिंपल। जी। तो भला ही यूएन, अमेरिका, इजराइल इनको आतंकवादी करार दें और कोई अन्य राष्ट्र इनको आतंकवादी करार ना दें, जी। लेकिन उन्होंने जो घटना करी वो तो आतंकवादी घटना थी। अब इजराइल ने बोला हम सबक सिखाएंगे, हम इनको खाक में मिला देंगे, तो नेतन्याहू ने इन पे हमले शुरू कर दिए। मैं 7 अक्टूबर की घटना का सख्त निंदा करता हूं। मैं ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं निंदा करता हूं जहां पे 42,000 मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, खवातीन, सिविलियंस, निहत्ते, मजलूम, मजबूर, लाचार मारे गए हैं, हम्म। बेकसूर मारे गए हैं। मैं उसकी निंदा करता हूं। एट द सेम जी। टाइम मैं ह्यूमैनिटी, मानवता का पास रखता हूं हमेशा से। तो ये बात देखिए, कोई भी प्रोफेशनल आर्मी कोलैटरल डैमेज में भी एक तो जानबूझ के सिविलियंस का नुकसान नहीं करना चाहिए। जी। और अगर नुकसान होता भी है बाय चांस, तो जी। वो कोलैटरल डैमेज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि रूस और यूक्रेन की जंग में प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने यूक्रेन के ऊपर हमले कर दिए थे, कई सारे सिविलियंस मारे गए थे, मास ग्रेव्स वहां से निकली थी, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने प्रेसिडेंट पुतिन साहब को युद्ध अपराधी का करार दे दिया था और उनके ऊपर एक अरेस्ट वारंट भी निकाला था। जी। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक यूएन की बॉडी है, जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत सारा प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है, उनको उनके ऊपर अमेरिकन इन्फ्लुएंस था। अमेरिका का हाथ सिर के ऊपर है इजराइल के। तो इजराइल को नेतन्याहू ने 42,000 सिविलियंस मारने के बाद भी इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है, उसके बावजूद भी। तो अब देखिए, जब खात्मा कहां, इस जंग का खात्मा कहां पर होएगा, इसका मैं खात्मा बदकिस्मती से नहीं देख रहा हूं। जो 100 साल से ऊपर अभी जंग अभी लड़ती अभी आई दो है, चार दिन अन्य पहले देशों ने, शाह साहब, जो कतर जो ने, बेरूत पे हमला किया गया था, मुझे याद है आईडीएफ के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा था कि भाई यहाँ के जो नागरिक हैं वो उस बिल्डिंग को छोड़ दें, क्योंकि हम उन्हीं जगहों को टारगेट करें जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं या फिर उनके चीफ रहते हैं। पहले उन्होंने एक चेतावनी दी थी, इसके बाद हमला किया गया था। तो इस पूरे मामले में लेकिन अभी ईरान के ऊपर कुछ प्रतिक्रिया नहीं आई। इसको लेकर क्या आपकी सोच है कि अभी सिर्फ हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है इजराइल, हूती के पीछे पड़ा है, अभी ईरान को कुछ पलटवार नहीं किया? इसके पीछे की वजह क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इजराइल ने चुन चुन के पहले हमास के पीछे गया। हमास दरअसल उसमें 40,000 लड़ाके हैं, वो एक आइडियोलॉजी है, उनका खात्मा करने की खूब कोशिश करी। हमास ने भी ह्यूमन शील्ड के तौर पे मासूमों को बनाया है। उन्होंने अंडरग्राउंड टनल स्कूल्स के नीचे, कॉलेजेस के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे वहां पे खोद रखे हैं। 17,000 से ज्यादा बिल बिलाते हुए छोटे मासूम बच्चे इसमें मारे गए। अब इजराइल ने फोकस चेंज किया, हमास से लेके हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराया। हिजबुल्लाह का मोरल डाउन हो गया। हिजबुल्लाह जो कि 1982 में फाउंड हुई थी, वहां की पॉलिटिकल विंग थी एक टाइम पे। और 1992 में, कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो 1992 में हिजबुल्लाह के पहले चीफ भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। हाँ। यहां पर भी हसन नसरुल्लाह को भी एयर स्ट्राइक मारा गया। अच्छा, राघव सर आपके में पास ही आएंगे। मारा। अब जिस तरीके से यहां युद्ध पे जा रहा है, अब इसका परिणाम क्या देख पा रहे हैं? जैसे कि अभी शाह सर कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये युद्ध अभी खत्म होगा या ऐसे चलेगा, लेकिन अभी जो इजराइल की रणनीति है, ये जो 3 H हैं, हूती, हमास और हिजबुल्लाह, पहले इनको खत्म किया जाए, बाद में ईरान को जवाब दिया जाए, क्या अभी यही रणनीति है ईरान की, इजराइल की? देखिए, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी है
कि ये बहुत बड़ी भूल है कि ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया है। मिलिट्री कमांडर्स और मिलिट्री का जो एम है वो टाइम बाउंड नहीं होता, वो परिस्थिति के मुताबिक होता है। उनके कोई ईरान और इजराइल का लैंड बॉर्डर्स नहीं है, और एयर स्पेस का भी बड़ा डिप्लोमेटिकल जो कंट्री है वो एयर स्पेस या एयर बम्बार्डमेंट के लिए भी किसी का एयर स्पेस क्रॉस करना भी एक डिप्लोमेटिकल है। जो दूसरे देश जो उनके पास ऑप्शन हो सकता है वो मिसाइल्स का ऑप्शन है। मिसाइल के ऑप्शन से ईरान पे होगा, पर उनको पहले नंबर 1 मिलिट्री इंस्टॉलेशन आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, प्रोटोटाइज करने पड़ेंगे कि कौन से पे करना है, कैसे डैमेज करना है। और जो अली साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जो प्रोफेशनल आर्मी जो है वो सिविलियंस को टारगेट नहीं करती है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करती है, डैमेज पहुंचाती है उनके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड को, इनको जो है वो मैक्सिमम डैमेज देती है। तो ये एक टाइम लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि जो वॉर की जो प्रिंसिपल जो एम है वो एम इजराइल का क्या है। सबसे पहले ये टू आइडेंटिफाई दैट। आप ये देखें कि वहां उनका जो मोराल है उनकी आर्मी का या देश का, आप ये देखें कि लेबनान में वो काफी गए हैं अंदर और काफी उन्होंने डैमेज दिया है। और वहां के जो सबसे बड़ा कमांडर था उनका जो हसन नसरुल्लाह, जो 30 साल से दे रहे थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कमांडर थे, उनको उन्होंने खत्म किया है और वहां उनको जो है बढ़त मिल रही है। तो ये एक नेगोशिएशन भी होता है। अच्छा। नंबर 1। दूसरा, जो अभी जितने भी आइडेंटिफाई टारगेट करके जब सूटेबल टाइम आएगा जी, और वर्ल्ड की ओपिनियन भी होती है, देश की भी ओपिनियन होती है, क्या उसकी वो है, तो उस पर एक फैसला दिया जाएगा। मेरी जो असेसमेंट है जी, इजराइल जो है वो ईरान को डैमेज जरूर पहुंचाएगा, बिकॉज जो भी आज तक उन्होंने कहा है, जो भी आपकी पृष्ठभूमि पे देखें, क्या वो कंट्री छोटा है, लेकिन उसने अपने एक बदले की भावना और अपने देशवासियों के प्रति वो प्रतिबद्ध है, वो वहां पे अटैक करेंगे, ये तो एक श्योर है। बट ये टाइम की और स्पेस का जो मैटर, जो मिलिट्री में कहते हैं कि जगह और टाइम, करेक्ट टाइमिंग, करेक्ट ऑपरेशन को प्लान करना, करेक्ट एग्जीक्यूट करना, करेक्ट एनवायरनमेंट में करना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक। अली सर, अभी इजराइल की तरफ से बयान आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने नागरिकों की सुरक्षा का अधिकार है और ईरान ने गलती कर दी है अटैक करके, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। थोड़ा सा हम जानना भी चाहेंगे सर कि कहा जाता है कि इजराइल अपने दुश्मनों को बहुत आसानी से छोड़ता नहीं है, वो 2-4 4 साल 10 साल तक इंतजार करके दुश्मनों को खोज के मारता है, और मोसाद उनकी ऐसी एजेंसी मानी जाती है। तो ऐसे में माना जाए कि जो ईरान ने जो हमला किया उसका जवाब तो मिलेगा। जो हमला किया, इजराइल चुप नहीं बैठेगा किसी भी कीमत पे। इजराइल बिल्कुल जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसे कर्नल साहब ने भी बताया कि बिल्कुल करेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो कोवर्ट ऑपरेशन करेगा, कोई कोवर्ट हमला करेगा। वो अच्छा। ऑब्वियस एविडेंट नहीं करेगा कि भाई ऐसा नुकसान पहुंचाएगा वो ईरान को कि जिससे मालूम ना पड़े, कोई सबूत भी ना छोड़े कि इजराइल ने किया है। जैसे कि फर्ज करिए 17 सितंबर की जो घटना थी, जो लेबनान में जो हवस, जो हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और पेजर के ऊपर घटना घटी थी, जो ब्लास्ट हुए थे, साइबर अटैक, किसी को मालूम नहीं था ऐसा इतना घातक हो पाएगा। अब तक हमारी ये थी अंडरस्टैंडिंग साइबर अटैक की, पासवर्ड हैक कर दिए, सर्वर डाउन कर दिया, ईमेल हैक कर दिया। साइबर अटैक से हम ये समझते थे, अब तो मालूम पड़ गया जानलेवा भी साइबर अटैक हो सकता है, यानी कि कोई महफूज नहीं है कहीं पे भी। लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो इजराइल ने किया, ना ही इजराइल ने कबूल किया उन्होंने किया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति एयर क्रैश में मारे गए, तो लोग वो स्पेकुलेट कर पाए, हो सकता है ये इजराइल ने कि कुछ किया होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी हैक की होगी है। तो क्या, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अव्वल दर्जे के हैं इजरायली, उनका कोई तोड़ कोई टक्कर है ही नहीं टेक्नोलॉजी के अंदर। तो लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन कोई सबूत नहीं है। तो इजराइल हमला करेगा, 100% करेगा। और सर, जैसे कि इस्माइल हानिया को मारा था, इस्माइल हानिया को बताते हैं कि वो इतने सेफ जगह गुफा में था कि वहां पे कोई जा ही नहीं सकता, और वहां पे पहले से ही बम प्लांट किया था, कैसे किया था, हमला कर दिया, उसका भी कुछ सुराग नहीं मिल पाया। जी, ये इजराइल जो है कुछ भी कर सकते हैं, और ये ऐसा करेंगे कि बिल्कुल खामोशी से, किसी को इसके बारे में उम्मीद ना हो, किसी को मालूम ना पड़े। तो इजरायली ने बोला, बल्कि नेतन्याहू ने बोला भी है, वक्त हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, जगह हमारी होगी, तो इस तरीके से वो हमला करेंगे।
तो बिल्कुल इसराइल करेगा, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेगा ईरान के ऊपर अपने तरीके से हमला। ठीक है सर, समय इतना ही था। मोहम्मद अली शाह सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और संत पाल राघव सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से अभी परमाणु परीक्षण की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। हालांकि इसको लेकर वो संपन्न है, अमेरिका भी दावा करता है कि 2 साल में वो परमाणु बना सकता है और परीक्षण पे उसके प्रतिबंध लगा था। लेकिन अब जो भूकंप के झटके आए उसके बाद माना जा रहा है कि ईरान ने हो सकता है परमाणु परीक्षण किया हो। लेकिन आज 7 अक्टूबर के मौके पर इजराइल ने धमकी दी है कि हमला करके आपने गलती की है और हम इसका जवाब देंगे। और इसी के साथ यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।